तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वो सीरीज का नंबर है अपना दूसरा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम एसएससी और रेलवे के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो इसमें कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो 3 से 4 बार रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, और जो आपके नेक्स्ट एग्जाम है उसमें इससे 100% बेनिफिट मिलने का चांस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एक क्वेश्चन कराया, फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जो आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे कि अभी वुमेन प्रीमियर लीग हो गया और ये आईपीएल, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा, 2022, 2023 और 2024 जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने इसमें करा दिए। और इसके अलावा जो ग्रंथ है, तो 22वां ग्रंथ किसे कहते हैं, 23वां ग्रंथ किसे, 24वां किसे, सारे ग्रंथ के भी क्वेश्चन करा दिए इसमें। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो अदर एक्स्ट्रा लेवल तक करा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल बन सकती है। इसमें मैं 15 सीरीजें चलाऊंगा। ठीक है, इन 15 सीरीज को आप पढ़ लेते हो तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन इन सीरीजों में से 100% आने की संभावना है। ठीक है, अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, कि हम ऐसी ही 15 सीरीज लाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। ठीक है, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पाइका विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। तो यह विद्रोह ओडिशा में 1817 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। और अगर और इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट देखना चाहते हो तो आप देखोगे यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, ओडिशा सरकार ने केंद्र से मांग की थी कि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी घोषित किया जाए। ठीक है, तो इससे दो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो 1817 में हुआ, ओडिशा में हुआ, और इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज में ये अलग अलग इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन क्वेश्चन ये था इस रिलेटेड अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे गए थे। ठीक है, जो दूसरा इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज में देखोगे आप पूछा गया था चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पूछा क्वेश्चन। इसे इंग्लिश में BRIB कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में किस देश ने BRI को हटाने का फैसला लिया। तो इसने पनामा ने फरवरी 2025 में इसे हटाने का फैसला लिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है वो भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, मई 2025 में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने BRI में शामिल होने की घोषणा की। तो इसने कोलंबिया ने की। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक शिफ्ट के अंदर तो ये पूछा गया था हटाने वाला देश और एक के अंदर जोड़ने वाला देश, तो इसलिए आपको दोनों याद रख सकते हो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट देख सकते हो कि आ सकता है तो आप देखोगे BRI को वन बेल्ट वन रोड बी के नाम से भी जाना जाता है, ये रख लो, जिसे चीन में 2013 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेदांता कॉलेज से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा कोलकाता में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये अपने राजा राम मोहन द्वारा की गई थी, लेकिन कभी कभी इसका सन पूछ लेता तो आप याद रख लो 2025 में स्थापना की गई थी। ठीक है, और अगर फैक्ट देखोगे तो वो भी देख लो आप। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षण के साथ साथ पश्चिमी विज्ञान के पाठ्यक्रम को भी बढ़ाना है। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जगन्नाथ कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत के रूप में भी मान्यता मिलती है, क्योंकि उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसमें दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन रहे हैं। एक तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज में ये 3 से 4 बार पूछा जाता है। और ये वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने और 1825 में की थी, ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 97 संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो आप देखोगे कि तो 97 और एक 42वां और एक 44वां संविधान संशोधन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो आंसर था वो था इसके तहत संविधान में भाग 9B जिसे सहकारी समितियाँ हो गई, या फिर अगर आर्टिकल में देखोगे तो 43B जोड़ा गया था। यह संशोधन 2011 में हुआ था, कभी कभी इसका सन भी पूछ लेता है। ठीक है, अनुच्छेद 43B के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे DPSP कहते हैं का हिस्सा है, जो सहकारी संपत्तियों के स्वैच्छिक गठन को बढ़ावा देता है। मतलब व्यक्ति अपने अनुसार उसका गठन कर सकता है और अनुसार उसमें शामिल हो सकता है, अपनी पारिवारिक स्थिति को बनाए रख सकता है, इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो जो पूछा गया था समाज सुधारक से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आप देख रहे हो कि 3 से 4 क्वेश्चन तो रिफॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड में मिशन से क्वेश्चन आ रहे हैं करंट में। ठीक है, आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा गया था भारत में अंतरराज्यीय विवाह कानूनी रूप से अनुमति किसने दी थी। और पंडित रमाबाई या राजा
रोमन सॉरी मैंने इसका क्या आंसर भी साथ में दे दिया, किसने दी थी? तो ये तो पंडित रमाबाई आएगा, ये भी राजा राम मोहन राय आएगा, दोनों ही आ सकता है क्योंकि दोनों ने अलग अलग डेट पे इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो आप आंसर देखोगे तो और अलग दे दिया, इसकी डिटेल में देखोगे आप तो पंडित रमाबाई इन्होंने स्वयं एक गैर ब्राह्मण से विवाह किया था और अंतर्राज्यीय विवाह को समर्थन किया था। मतलब इसका मतलब होता है कि उन्होंने खुद दूसरी जाति वाले व्यक्ति से शादी की थी और उसी से उनका समर्थन स्टार्ट किया। अगर कोई बंदा जैसे कोई दारू नहीं पीता, अगर किसी को दारू पिला दिया तो वो उसका समर्थन करेगा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसने भी पी रखी, दूसरे का भी समर्थन करेगा। उसी प्रकार इन्होंने खुद ने दूसरी जाति के व्यक्ति से विवाह किया था तो इन्होंने इसका समर्थन किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, जिन्हें समाज सुधारक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उन्होंने मुख्य रूप से सती प्रथा के उन्मूलन के लिए 1829 में अनेकों कार्य किए थे। और पंडित रमाबाई इन्होंने महिलाओं की शिक्षा और विधवाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज और शारदा सदन की स्थापना की थी। और शारदा सदन में आप देखोगे जो पुरुष और महिला इनकी वो एज है ना वो फिक्स कर रखी थी, जैसे कि महिला की जो शादी करने की एज 14 और पुरुष की 18। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पढ़ सकता है, ये किसके? शारदा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कंप्यूटर विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं तो अब मैं आपको वो भाग बता देता हूँ जो कंप्यूटर का भाग है, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो आप देखोगे कीबोर्ड, माउस जैसे इनपुट डिवाइस अक्सर विकल्प में आते हैं, मतलब वैसे आते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होता है? जो कि को भाग नहीं होते हैं। इसका जो भाग होता है वो होता है, मैं बता देता हूँ। एक तो ALU, CU और मेमोरी यूनिट। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का मतलब होता है कंप्यूटर यूनिट और एक मेमोरी यूनिट। ये तीनों उसके भाग होते हैं। और CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। HR से अलावा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता CPU से आपसे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखोगे तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, खत्म। दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हो गया फॉर्म, ये गणितीय गणनाएं करने में सहायता करता है और तुलनाएं करने का काम करता है, मतलब दो चीजों के अंदर अंतर बताता है। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर के सभी भागों के बीच तालमेल बिठाने का कार्य करता है, मतलब बैलेंस शीट का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो पूछा गया था आर्ट एंड कल्चर से। आप देखो तो कि जो रेलवे और SSC है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में जो वो नहीं होता मंदिर, उसके अंदर जो किस किस स्थान को क्या क्या कहा जाता है, एक बाहर के स्थान को और एक अंदर के स्थान को, हम दोनों ही बता देंगे आपको, ठीक है। तो आप देखोगे दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सिद्धि जैसी आकृतियां या अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इसे गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिर शैली को द्रविड़ शैली के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख सकते हो आप। और मंदिर के मुख्य गर्भगृह जो मेन स्थान होता है उसको मीनार का या विमान कहा जाता है, जबकि बाहर का जो स्थान होता है प्रवेश द्वार उसे गोपुरम कहा जाता है। तो अगर आपको ये पूछ ले कि जो मुख्य द्वार उसे क्या कहता है, ये तो मीनार को विमान कहा जाता है, ठीक है। जो मुख्य द्वार को तो विमान कहा जाता है और जो बाहर स्थित जो द्वार होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चन इससे भी 2 बार पूछा गया था तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रशासनिक विभाग, जैसे प्रांत या राज्य नहीं होते अपने, उसमें जो बटावा होता है उसे ये कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो गुप्त साम्राज्य के दौरान साम्राज्यों को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था जिन्हें भुक्ति के नाम से जाना जाता है। और भुक्ति के राज्यपाल, भुक्ति जो होता है ना राज्यपाल का प्रमुख या उपपरीख होता है। और भुक्ति को आगे जिलों में विभाजित किया जाता है जिन्हें विषय के नाम से जाना जाता है। तो आप देखोगे जो जिले हैं उसे विषय, और जो स्टेट या प्रांत, स्टेट होता है ना राज्य, उसे ही वो प्रांत कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें तो भुक्ति कहा जाता है, ठीक है। और जिलों को विषय कहा जाता है। ये अलग अलग क्षेत्रों में ये भी 2 से 3 बार मिला था मेरे क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं मिला था तो मैंने सोचा रिपीट में डाल दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो पूछा गया था वर्चुअल मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कंप्यूटर में। तो आप देखोगे जो क्वेश्चन था वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आप देखोगे वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य कंप्यूटर की RAM, जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक उपयोग करने में इसको सक्षम बनाना। यह हार्ड डिस्क के लिए एक हिस्से को अस्थायी रूप में उपयोग करती है, इसलिए इसे लॉजिकल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ये बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को चलाने में मदद करती है
जो उपलब्ध रैम में से बड़े आकार के होते हैं, जो रैम होता है ना उससे बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आप देखोगे, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में बेरोजगारी दर से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे भी क्वेश्चन कभी आ जाते हैं। तो आप देखोगे भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है, तो आप देखोगे अप्रैल 2025 में जारी किए गए मासिक सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर भारत में बेरोजगारी मासिक दर 5.1% है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े मुख्य रूप से एनएसओ द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये पहले एनएसओ के पहले सीएसओ था। ठीक है, 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को विलय करके एनएसओ की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, एनएसओ की फुल फॉर्म भी पूछ लेते तो आप याद रखो, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है, द्वारा जारी किए जाते हैं। बेरोजगारी की दर की गणना किसके आधार पर होती है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो उसके दो आधार होते हैं, एक तो कुल श्रम शक्ति हो गया और बेरोजगार की व्यक्तियों की कुल संख्या इंटू 100। इस प्रकार से फॉर्मूले से आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आप देखोगे डेयरी मिशन और महत्वपूर्ण जो डे होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आप देखते हो कि एसएससी रेलवे में एक से दो क्वेश्चन तो वही आते हैं जिसमें डेट पूछता है। तो ये क्वेश्चन मेरे को 2 बार मिला था। ठीक है, ये मिला था अपने नवंबर 2023 में। डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जिसे नेशनल मिल्क डे कहते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखोगे तो आप यह दिवस भारत में श्वेत क्रांति के जनक जिसे कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है और इसके जनक कौन है ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने आर्टिकल 32 से। ये भी इंपोर्टेंट की सीरीज में आता है। एक तो जो अपने रिट जारी किसके द्वारा होती है, जो अपने होती है ना, एक तो आर्टिकल 32 की तहत तो सुप्रीम कोर्ट होती है, और हाई कोर्ट में अगर जाते हो तो आपको 226 के तहत जाना पड़ता है। ये दो आर्टिकल जो इंपोर्टेंट बन सकते हैं, हम हमेशा रिपीट की सीरीज में ये रहते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, तो आप देखोगे अनुच्छेद 32 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का एक तो अधिकार होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह राहत पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो इसे 226 के तहत जाना पड़ता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय या आत्मा है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होता है। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है अगर आपको बिना किसी सबूत के अगर कोई हिरासत में डाल सकता है तो आप ये रिट जारी कर सकते हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसके तहत आपको 24 घंटे के अंदर जो अपना चलने का टाइम उसको छोड़कर आपको वो एसडीएम के पास आपको पेश करना होगा। परमादेश, जब कोई बंदा आपके स्थान पर आकर बैठ जाता है और आपको ये कह रहा है ये करो, और हाई कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट को आदेश देता है तो परमादेश के अनुसार देता है, इसे याद रख सकते हो। प्रतिशत या उत्प्रेषण, इसका मतलब होता है जब जो छोटा कोर्ट है बड़े कोर्ट की जब अवहेलना करता है तो बड़ा कोर्ट उसको उत्प्रेषण ये वो लगा सकता है। और अधिकार परीक्षा, जब आपका कोई अधिक मतलब जैसे कि आप अपने चेयर पे बैठो कोई ऑफिस में, कोई दूसरा आके बैठ जाए तो आप उससे अधिकार परीक्षा आप पूछ सकते हो क्या अधिकार है आपका बैठने का, क्योंकि एसडीएम में हूँ या कोई भी पदाधिकारी में हूँ तो आप कैसे बैठ सकते हो, इसलिए अधिकार परीक्षा उस स्थान पर लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सरायघाट का युद्ध, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा सरायघाट के निर्णायक युद्ध 1661 में मुगलों के खिलाफ अहम सेना का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, अहम, इसकी जो भी अहमदाबाद में कहीं पे इसकी स्मारक लगी हुई, ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आप देखोगे लचित बोरफुकन था इसका। यह युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा पर लड़ा गया था। लचित बोरफुकन को उनकी वीरता के लिए जाना जाता है और राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी जिसे एनडी कहते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी के सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट को हर साल लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। इस युद्ध में अहूम सेना में अपनी नौसेना शक्ति और छापामार रणनीति का उपयोग करने के लिए विशाल मुगल सेना को हराया था, इस प्रकार की नीति का उपयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने पूछा गया था वापस कोजागिरी पूर्णिमा से क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है, इससे क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा कोजागिरी पूर्णिमा की रात मुख्य रूप से किस देवी देवता की पूजा की जाती है। ये वापस आर्ट एंड कल्चर का हो गया, ये 3 से 4 क्वेश्चन की सीरीज थी, देखा मैंने बताया ना, रिपीटेड के अंदर भी बहुत बार आ गया। ठीक है, तो देवी लक्ष्मीबाई की थी। इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी
यह देखने के लिए धरती पर आती है कि कौन जाग रहा है और कौन। इसे कोजागति के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे कोजागिरी कहते हैं। इस रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा होती है। माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों से उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। मैं बताता हूँ, जो ये तो आपके घरों में देखा होगा कि जो पूर्णिमा होती है ना, शरद रात्रि की, उसके अंदर खीर रखी जाती है और फिर उसको रात को 12 बजे तक रखा जाता है, उसके बाद वितरित किया जाता है। जो लोगों का मानना होता है कि उस खीर को पीने से आपकी जो शरीर है उसके सारे रोग हट जाते हैं। देखा तो होगा ना, उसी को कोजागिरी के नाम से जाना जाता है। एक तो ये हो गया, और ये देवी लक्ष्मी बाई के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। ये आपने अक्सर देखा होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड की श्रेणी में 3-4 बार पूछा गया था अभी, ठीक है। तो प्राचीन ग्रंथ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा काव्य किसके द्वारा लिखा गया है और कोई भी उससे काव्य किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं अभी, 2 से 3 ये भी क्वेश्चन आए थे रिपीटेड में, ठीक है। तो आप देखोगे दीपवंश और महावंश का क्वेश्चन था। तो प्राचीन ग्रंथ दीपवंश और महावंश मुख्य रूप से किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये अपने बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगर और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखोगे तो आप देखोगे यह ग्रंथ श्रीलंका के ऐतिहासिक स्थान और वहाँ बौद्ध धर्म के प्रसार के वर्णन के लिए जाने जाते हैं। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनको अशोक सम्राट के बुद्ध के प्रचार के प्रयासों का भी उल्लेख मिलता है। इस ये जो ग्रंथ है, इसमें जो अशोक ने जो वो 4 बौद्ध संगति कराई थी, चौथी बौद्ध संगति उसके नाम से भी जाना जाता है। और इसके में अंदर जो उन्होंने धर्म की प्रगति अपनाई और जो बौद्ध धर्म को प्रसार किया उसके बारे में भी इसमें मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस किसी क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं था भाई, वापस रिपीटेड आ गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सॉरी। तो आप देखोगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये रहा अपना, कीर्ति स्तंभ से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी रिपीटेड था, ठीक है। क्वेश्चन था प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ किस किले में स्थित है? तो ये अपने चित्तौड़ का किला राजस्थान में स्थित है। और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखोगे तो यहाँ 22 मीटर ऊंची 7 मंजिले की एक मीनार है, जिसे 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी जीजाजी केथोड़ ने बनवाया था। यह प्रथम जैन तीर्थक आदिनाथ जिसे ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, को समर्पित है। नोट कर लो। और अब विजय स्तंभ अलग है जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो विजय स्तंभ अलग है और एक कीर्ति स्तंभ अलग, दोनों अलग अलग है, ठीक है। कभी कभी विजय स्तंभ पूछेगा, आप कीर्ति स्तंभ समझ लोगे, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था दिल्ली का लाल किला से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये अपने बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था, जिसका निर्माण 1638 में से 1648 के बीच हुआ था, जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहानाबाद स्थानांतरण की थी। मुख्य रूप से वास्तु का जो था इसका कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिन्होंने ताजमहल को भी डिजाइन किया था, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम पहले क्वेश्चन बताते हैं तो उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आए तो इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कभी कभी ये कभी लाल किले से पूछ लेगा, कभी उसके आर्किटेक्चर से पूछेगा, और कब बना था ये पूछ लेगा, कहाँ है ये पूछ लेगा। ऐसे जो 3-4 क्वेश्चन ऐसे से पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो यही है, दिल्ली के लाल किले से क्वेश्चन पूछे, इसलिए वो क्वेश्चन में इसमें रखे हैं, ठीक है। अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि इसमें हम 100% एनालिसिस लाते रहते हैं, और जब एग्जाम होता है तो उसका हम एनालिसिस भी रहते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। बाय।